हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एंशियंट इंडिया को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। आज से हम लोग मिडाइवल पीरियड की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अर्ली मिडाइवल पीरियड से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये अर्ली मिडाइवल पीरियड क्या होता है? तो दोस्तों याद करो, जब मैंने हिस्ट्री लेसन की शुरुआत की थी तो आपको बताया था जो किस तरीके से हिस्टोरियंस अपनी सहूलियत के हिसाब से हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन? तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो दोस्तों, ये जो मेडाइवल पीरियड है, इसका डिमार्केटिंग लाइन है आपका फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। कब हुआ था? तो 712 एडी में। कौन आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। यही है आपका फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। लेकिन जब ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था तो उस समय में भारत की तस्वीर क्या थी वो हमें समझना होगा। वो कौन कौन से प्लेयर्स पहले से मौजूद थे? प्लेयर्स का मतलब किंगडम्स। वो कौन कौन से किंगडम्स पहले से मौजूद थे जिन्होंने मुस्लिम इन्वेजन को फेस किया था? और आखिरकार ये मुस्लिम इन्वेजन हुआ क्यों? देखो, हमारे भारत में इससे पहले भी कितने इन्वेजन हुए हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था गोल्डन सिल्क कुर्ता, यानी कि ग्रीक आए, उसके बाद शकाज आए और उसके बाद कुषाण आए। ग्रीक से पहले भी आपने देखा होगा अलेक्जेंडर आया था। उससे पहले भी आपको ईरानियंस आ चुके थे, पर्शियन इन्वेजन हो चुका था। उससे पहले आपको आर्यंस भी आ चुके थे, है ना। तो इन्वेजन तो बहुत सारे हुए, लेकिन एक डिमार्केटिंग लाइन ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ही क्रिएट कर पाया और तब से हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं प्लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, जब हर्षवर्धन का डेथ होता है तो भारत में एक तरीके से एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, मतलब ठीक है, शून्य। ठीक है। अब ये इस शून्य के दौरान आपको बहुत सारे किंगडम्स इमर्ज होते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको राजपूत रूल करते हैं। ठीक है। सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे प्रतिहार रूल करते हैं। ठीक है। ये जो दक्कन का रीजन है, यहाँ पे राष्ट्र कूट रूल करते हैं। साउथ, एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो यहाँ पे चोला पावर का रीएमर्जेंस होता है और ये स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया में पाल डायनेस्टी रूल करती है। तो ये तो सारे रूल करते ही करते हैं, लेकिन आप याद करो, हर्षा का कैपिटल था कन्नौज। अब ये जो कन्नौज है ना, ये सबकी पसंद बन जाता है। हेमा, जया, रमा और सुषमा, कौन सा गाना है? सबकी पसंद निरमा। तो सबकी पसंद निरमा नहीं, सबकी पसंद कन्नौज। अब ये कन्नौज के लिए लड़ते हैं तीन लोग। कौन कौन? तो प्रैप, PRAP। पी फॉर पाल, ये जो पाल डायनेस्टी है ये लड़ता है। उसके बाद राष्ट्र कूट, ठीक है, ये लड़ते हैं। और फिर प्रतिहार, ये भी लड़ते हैं, जिसे ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। और ये लोग ऐसे लड़ते हैं जो अपने आप में ऐसे कमजोर हो जाते हैं जो मुस्लिम इन्वेजन हो जाता है। लगभग 200 साल तक ये लोग कन्नौज के लिए लड़ते रहे। तो इन सभी को हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं राइज ऑफ राजपूत से। कौन थे राजपूत? तो बेसिकली ये वॉरियर क्लैंस थे। ठीक है। जो कि लगभग इन्होंने 500 साल तक राज किया। 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक इन्होंने राज किया। कहाँ पे राज किया? तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में राज किया। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। देखो, ये रहे आपको तोमर, जिन्होंने दिल्ली पे राज किया। उसके अलावा चौहान, इन्होंने भी दिल्ली पे राज किया। ये रहे आपके चंडेलाज। उसके बाद गहदवालाज, कालचुरी, परमार, गुर्जर गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, ये सारे के सारे राजपूत क्लैन हैं। तो दोस्तों, इन सभी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा जो आखिरकार ये राजपूत के ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि इसके लिए भी हिस्टोरियंस के पास कुछ थ्योरीज हैं जिसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, एक तो थ्योरी ये है जो ये लोग फॉरेन ओरिजिन के थे, ऐसा कहा जाता था, हिस्ट्री में कहा गया है ऐसा, हिस्टोरियंस ने ऐसा बताया है। जो सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स थे जैसे सकाज, ये लोग इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए, घुल मिल गए और अपने आप को राजपूत कहने लगे। इसके अलावा आपको एक थ्योरी है, अग्निकुल थ्योरी। वो क्या है? तो माउंट आबू में एक फायर पिट से तीन क्लैन निकले। प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार, चार क्लैन। ठीक है। और ये बात कहाँ पे मेंशन्ड है? तो ये मेंशन्ड है चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की किताब में। इसके अलावा एक और थ्योरी है, जो ये राजपूत जो थे वो आपको इंडियन वॉरियर क्लैंस थे।
ठीक है, इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल लीनिएज भी है। ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी बुलाते थे, मतलब कुछ लोग अपने आप को सूर्यवंशी बुलाते थे, सोलर डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और भगवान राम के वंशज ये कहलाते थे। इसके अलावा चंद्रवंशी, लूनर डायनेस्टी, भगवान कृष्ण के वंशज कहलाते थे। इसके बाद अग्निवंशी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अग्निकुल, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा टेबल है जिसे आपको एक बार देख लेना है एग्जामिनेशन से पहले। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं उन्हें तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ इवेंट तो जरूर हमें डिस्कस करना है। वैसे एक बार टेबल देख लेते हैं। तो देखो, चौहान जो थे वो लोग दिल्ली अजमेर के रीजन को रूल करते थे, कैपिटल भी इनकी यही थी, और इसके फाउंडर थे वासुदेव। प्रतिहार सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ इंडिया में ये रूल करते थे, कन्नौज इनका कैपिटल था। ठीक है, और इसके फाउंडर थे नागभट्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। उसका बाद परमार मालवा रीजन को रूल करते थे और इनका कैपिटल था धर। और उज्जैन, उपेंद्र इसके फाउंडर थे, और इसके फाउंडर को लेके कहीं कहीं आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। उसके बाद सोलंकी, चालुक्य, गुजरात और काठियावाड़ वाले रीजन को ये लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके फाउंडर थे मूल राजा। राष्ट्रकूट की बात करें तो ये दक्कन में रूल करते थे और इनका कैपिटल था मान्यखेत, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और इसके फाउंडर हैं दंती दुर्ग, बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है। उसके बाद चंदेला की बात करें तो बुंदेलखंड रीजन में ये लोग रूल करते हैं, इनका कैपिटल था खजुराहो, महोबा। ठीक है, इसके फाउंडर थे नानुक। फिर कालचुरी, हैहाया, इनका छोटा सा पीरियड था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता था जो ये छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, रीजन भी इनका छेदी था, सेंट्रल इंडिया। और कैपिटल था त्रिपुरी, कैपिटल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और इसके फाउंडर थे कोकाला वन। उसके बाद राठौर और गाहदावला, ठीक है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में रूल करते थे, कन्नौज भी इनका कैपिटल था, वाराणसी भी कैपिटल था। ठीक है, और चंद्रदेव इसके फाउंडर थे। तोमर डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली हरियाणा में ये लोग बिलोंग करते थे, और इन्होंने आपको दिल्ली में दिहलिका दिल्ली कैपिटल बनाया था, जो आज के डेट में मॉडर्न दिल्ली है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही पूछते हैं। ठीक है, और इसके फाउंडर थे आपको आनंगपाल। आनंगपाल तोमर वो हुए जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन जिनका आयरन पिलर एमपी विदिशा से लेके वो महरौली में इन्होंने शिफ्ट किया था। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। फिर हैं आपको सिसोदिया क्लैन। सिसोदिया क्लैन मेवाड़ रीजन में ये लोग रूल करते हैं, बप्पा इसके फाउंडर थे। सिसोदिया क्लैन आपको गहलोत जो है ना ये टाइटल, वहाँ भी दोनों हैं, सिसोदिया और गहलोत दोनों मेवाड़ रीजन में रूल करते थे। ठीक है, अब चलिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। चौहान, जैसा कि मैंने आपको बताया, अग्निकुल इनका लीनियस था। इसके राजा थे आपको अजय राज, जिन्होंने अजय मरु, जो मॉडर्न अजमेर है उसको उन्होंने स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं पृथ्वीराज थर्ड, आपको ये थर्ड भी याद रख लेना है। ठीक है, यही थे आपको पृथ्वीराज चौहान। इनका एक घोड़ा था, इस तरीके का दिखता था। ठीक है दोस्तों, घोड़ा ही है ना, गधा तो नहीं बन रहा है। ठीक है, इनका जो घोड़ा था, इस घोड़े की खासियत ये थी, जो ये पानी में तैरता था, पानी में तैरता था। इसके अलावा ये पृथ्वी पे भी चलता था, और ये दोनों करने के बाद ये चांद पे पहुंच गया। क्या बकवास है ये बकवास आपको कुछ याद कराने के लिए है, ये पूरी की पूरी कहानी झूठी है। तो देखो ऐसा है ना, जो पृथ्वीराज चौहान ने एक लड़ाई लड़ी थी, आपको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो इन्होंने मोहम्मद घोरी से ये लड़ाई लड़ी थी, तो घोरी से आप घोड़ा याद रख लेना। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन यानी कि पानी में तैर रहा है ये, ठीक है, घोड़ा, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और ये तैरने के बाद ये चला जाता है चांद पे। ठीक है, और पृथ्वी पे भी चलता है ये घोड़ा, तो यानी कि पृथ्वीराज चौहान। छोटी सी कहानी है, याद रख लेना ना यार, आपको याद रहेगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप आसानी से टिक लगा दोगे। जो क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं, जो बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी, या फिर गजनवी के बीच में हुई थी, या फिर कोई और था। ठीक है, तो अक्सर आप अब नहीं भूलोगे, क्योंकि घोरी आपको घोड़ा याद आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वी पे भी चलता है और पानी में भी तैरता है, तो तराइन, बैटल ऑफ तराइन आपको इससे याद हो जाएगा। ऐसी ही फालतू फालतू स्टोरी से ही चीज़ें याद रहती हैं दोस्तों, नहीं तो इतनी बोरिंग है ना ये सारी चीज़ें। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इन्होंने, ये इनका एरिया ही था ना अजमेर और दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके बारे में ये सारी कहानी कहाँ मेंशन्ड है, तो एक किताब लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। ये क्या है, तो एक काव्य है। ठीक है, किसने लिखी थी, तो चंद्रबरदाई ने। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान के लाइफ और वेलर पे आधारित है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बलाड कहते हैं।
कुछ लोग इसको बैले प्रोनाउंस करते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो BALLAD, इसका मतलब क्या होता है? तो जब आप किसी किंग के वेलर के लिए गाना गाते हो ना, बड़ी बड़ी बातें इसमें होती हैं, ठीक है, तो उसको बलैड कहते हैं या फिर बलाड कहते हैं, बैले कहते हैं, जो कह लो। जैसे वीर शिवाजी के लिए गाया जाता है पोवाडा, और ये अक्सर एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये भी आपका यही बलाड बलाड है, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लें, तो आपको है विग्रहराज फोर बीसल देव। इनकी एकमात्र उपलब्धि ये है, जो इन्होंने चित्तौड़ हासिल किया था, ठीक है। किससे? तो अपने आप में लड़ रहे थे तोमर रूलर से इन्होंने ये हासिल किया था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने फेमस बिलासपुर लेक बनाया था। एसएससी में ये पूछा हुआ सवाल था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे। दोस्तों ये इन्वेजन यूं ही नहीं हुआ, ये लोग अपने आप में इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे, जो मौका मिल गया। उसके अलावा राणा कुंभा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। इन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था, और इसके बाद इन्होंने आपको विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़ में, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने फोर्ट भी गजब का बनाया था, अपने किंगडम का फोर्टिफिकेशन इन्होंने बहुत ही शानदार किया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, इसको हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जयचंद ऑफ गढ़वाल, ठीक है, ये लास्ट मेजर राजपूताना किंग थे। ये मोहम्मद घोरी ने इनकी हत्या कर दी थी, कहाँ पे? द बैटल ऑफ चंदवार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये घोड़ा चांद पे पहुंच जाता है, तो ये आपको ये याद दिलाने के लिए है, जब फिर आपका ये घोड़ा बैटल ऑफ चंदवार लड़ने जाता है मोहम्मद घोरी को लेके, ठीक है। कब की बात है? तो 1194। तो 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसके बाद 1194 बैटल ऑफ चंदवार, ठीक है। याद हो जाना चाहिए। चलिए अब उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने नागर शैली में, दोस्तों याद करो, टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने बताया था, जो नॉर्थ इंडिया में गुप्ता टाइम्स के समय में नागर शैली डेवलप हुई, नागर आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, ठीक है। तीन तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, एक तो है आपका नागर शैली, दूसरा है आपका द्रविडियन शैली, और इन दोनों का मिक्सचर है वेसार शैली। तो नागर शैली का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो वो है आपका ये खजुराहो टेम्पल। किसने बनाया? तो चांडेलाज ने बनाया, और अक्सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, ये याद कर लो, ठीक है। तो चांडेलाज के फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपको यशोवर्मन, ठीक है। कैपिटल क्या था इनका? तो महोबा, लेटर खजुराहो, ठीक है। वैसे कैपिटल इनका महोबा ही रहा है हमेशा से, लेकिन खजुराहो फेमस ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली आपका केंद्रीय महादेव टेम्पल, ठीक है, जो कि आपको नागर शैली का वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल माना जाता है। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया? जो खजुराहो के टेम्पल किसने बनाई थी? तो चांडेलाज ने बनवाई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड इन्फॉर्मेशन, चांडेलाज के फाउंडर कौन थे? तो यशो वर्मन। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस फेमस ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल की, ठीक है, जो चला था 200 ईयर्स, और इसके बाद ये लोग इतने कमजोर हो गए, जो इन्होंने मौका दे दिया किसी को इन्वेट करने का, ठीक है। बात हो रही है 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से। ऐसा कहा जाता था, जिसने कन्नौज जीत लिया उसने हिंदुस्तान जीत लिया, ठीक है। 200 साल तक ये लड़ाई चली थी। तीन प्लेयर थे, कौन कौन? तो प्रैप, प्रैप याद कर लेना, प्रैप, ठीक है। एक तो हो गए आपके पाल डायनेस्टी, यहाँ से देख लो इनका रीजन इस तरीके का था। उसके बाद आपको राष्ट्रकूट, और फिर प्रतिहार। प्रैप से अच्छा है पीआरपी याद कर सको तो पीआरपी याद कर लेना, ठीक है। तो अंत में जीत किसकी हुई? तो अंत में जीत हुई गुज्जर प्रतिहार की। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी पूछ देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको समझना होगा, जो इस कन्नौज को इन तीनों ने रूल किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ गुज्जर प्रतिहार की ही जीत हुई थी। 200 साल बाद बीच बीच में ये लोग रूल करते थे, फिर मारे जाते थे, फिर लड़ते थे, ठीक है। देखो ये सारे के सारे रीजनल पावर हैं, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता जो आप ही ने पूरा रूल करना है, ठीक है। तो कभी मान लो साउथ में बात करें, तो कभी चेरा चोला पांड्या की लड़ाई चलती रहती थी। उसके अलावा चालुक्य पल्लवाज ये सब सारे लड़ते रहते थे। कभी वाकाटका डायनेस्टी थी, उसके बाद आ गया आपको चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य जो था वो अपने आप में फ्यूडेटरी था, क्योंकि उसके तीन तीन आपको कैपिटल्स थे। इसके बाद आ गया आपका राष्ट्रकूट, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब अपने आप में लड़ते रहते थे। तो वी कांट से दैट जो एक ही ऐसा था जो फाइनली टिक के रह गया, ठीक है। सभी लोग लड़ते रहते थे। वैसे कन्नौज स्ट्रगल में अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आ जाए, जो फाइनल जीत किसकी होती है, तो गुज्जर प्रतिहार जो होती है उसका कैपिटल कन्नौज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और फाइनल कैपिटल इनका कन्नौज में होता है, मतलब 200 ईयर्स के बाद भी इनका कन्नौज ही कैपिटल रहता है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, पाल डायनेस्टी को समझते हैं, ठीक है। इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के खिलाड़ी पाल डायनेस्टी, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो इनका कैपिटल था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में,
सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर इसके थे गोपाल, ठीक है। गोपाल गो एंड मेक पाल डायनेस्टी, तो इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, जो गोपाल जो थे वही फाउंडर थे। मैंने इस तरीके से ही याद किया है, गोपाल, ठीक है। इस तरीके का गैप है, पहली बात ये। और ये जो ओ है, ये है बेसिकली ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन अगर होगा तो मैं अभी ही दूर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, बेसिकली नालंदा को ही रिवाइव किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपको कुमार गुप्त। बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये जो कुमार गुप्त जो थे, वो कौन से डायनेस्टी से थे? तो वो थे गुप्ता डायनेस्टी से, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा धर्मपाल जो थे, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये भागलपुर बिहार में ही है। उसके अलावा सोमपुर यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनाया था, और ये जो सोमपुरा यूनिवर्सिटी है, इसका एक भाग है आपको बांग्लादेश में, ठीक है। और ये है आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बांग्लादेश में है। ये मत समझ लेना जो हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश में है। उसके बाद आते हैं देवपाल। ये एम्पायर को पीक पे ले जाते हैं, लेकिन इनसे सवाल सबसे ना के बराबर आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने पाल डायनेस्टी को असम, उड़ीसा, नेपाल यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद ये जो पाल डायनेस्टी थी, वो महायान बुद्धिज़्म को सपोर्ट करती थी। इसके अलावा ये सैविज़्म और वैष्णविज़्म को भी सपोर्ट करते थे, और महायान बुद्धिज़्म के तो पेट्रन ही थे, ठीक है, फॉलो भी करते थे। और इसका सक्सेसर कौन थे? तो देखो, पाल डायनेस्टी को खत्म करके आते हैं कहानी में सेना डायनेस्टी, ठीक है। किसने खत्म किया? तो विजय सेना ने, ठीक है। और सेना डायनेस्टी के आपको सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है, जो जयदेव जो थे, इन्होंने लिखा था गीत गोविंदा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो एक भारतनाट्यम को छोड़ के बाकी सारे राधा कृष्णा के थीम पे बेस्ड हैं, और वहाँ पे आपको गीत गोविंदा के गीत ही चलते थे, ठीक है। तो गीत गोविंदा जयदेव के द्वारा लिखी गई थी, और ये लक्ष्मण सेन के पोएट थे। लक्ष्मण सेन सेन ने अपना ही एक कैलेंडर बना लिया था, जिसका नाम था लक्ष्मण संवत। जैसा कि हम लोगों ने विक्रम संवत देखा था, है ना, फिर शक संवत देखा था। सिमिलरली इन्होंने भी अपना कैलेंडर बनाया था, जिसे लक्ष्मण संवत कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है, तो बता देना बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रतिहार, ठीक है। इन्होंने 730 एडी से लेके 1036 एडी तक रूल किया। कहाँ पे? तो नॉर्थ में रूल किया। इस एरिया को कहते थे गुर्जर प्रतिहार। देखो, अगर ये इंडिया का मैप है, सॉरी फॉर द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बोलना पड़ता है यार, नहीं बोलेंगे तो कहोगे भाई साहब इंडिया ने गलत का मैप बना दिया आपने, ठीक है। तो ये वाला जो इंडिया है ना, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट राजस्थान, जैसे गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान जो है, ठीक है, ये गुज्जर प्रतिहार के द्वारा रूल किया जाता था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे मिहिर भोज, जो कि विष्णु के डिवोटी थे। और इन्होंने एक टाइटल रखा था आदि वराह। आदि वराह याद करो, भगवान विष्णु का अवतार था। और प्रतिहारों की कैपिटल क्या थी? कन्नौज। इन्होंने 200 साल के स्ट्रगल के बाद कन्नौज पे अपने फतेह पाई थी, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? तो आपको एक साथ ये सारी की सारी चीजें याद रख लेनी है, ठीक है। प्रतिहार, नागभट्ट, मिहिर भोज, आदिवरा, ठीक है। क्या है ये कहानी? तो देखो, प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे आपको नागभट्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके आपको रूलर थे मिहिर भोज, जिनको टाइटल मिला था आदिवरा, इन्होंने खुद रखा था। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, जो प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो नागभट्ट, इससे आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद मिहिर भोज को कौन सा टाइटल मिला था? तो आदिवरा मिला था, ठीक है। तो आप एक बार में ही अगर इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लोगे, प्रतिहार, नागभट्ट, मिहिर भोज, आदिवरा, प्रतिहार, नागभट्ट, मिहिर भोज, आदिवरा, तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे भी सवाल आ जाएंगे प्रतिहार से, ठीक है। तो आपको दिमाग में छपा रहेगा, और ऑप्शंस को आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिहार जो थे वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के मेजर प्लेयर कहलाते थे, ठीक है। तो बाकी के और कौन प्लेयर थे? तो पाल और राष्ट्रकूट। पाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बचे राष्ट्रकूट। देखो दोस्तों, राष्ट्रकूट की बात करें तो ये लोग दक्कन पे रूल करते थे। इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था, ठीक है। और इनका कैपिटल था आपको मलखंड,
मालखेड, जो कि आज का गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गोविंदा थ्री, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन किया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रूल दिन तक रूल करने वाले थे आपको अमोघ वर्ष। इन्होंने 64 ईयर्स तक इसको रूल किया था, ठीक है। और ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कविराज मार्ग, ठीक है, जो कि कन्नड़ में आपको अर्लीस्ट बुक मानी जाती है। किस पे काम किया था इन्होंने, तो पोएटिक्स पे काम किया था। इसके अलावा आपको याद क्या करना है, तो आपको याद ये रखना है, जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्णा वन, इन्होंने बनाया था कैलाश टेम्पल, कहाँ पे, तो एलोरा में। बहुत तो बार ये सवाल आ चुका है, राइट फ्रॉम यूपीएससी टू एसएससी, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको एक साथ याद रखना है राष्ट्रकूट दंती दुर्ग गोविंदा अमोघ वर्ष कृष्णा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऐड करना है कैलाश, तो कैलाश भी याद कर लेना, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से याद करोगे, प्रतिहार नाग भट मिहिर भोज आदिवरा, ठीक है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग गोविंद अमोघ वर्ष कृष्ण कैलाश, तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको सवाल गलत नहीं होगा। आई पर्सनली गारंटी यू, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये जो कैलाश टेम्पल की बात हो रही है ना, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपको एलोरा केव्स में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। कैसे याद रखेंगे, ठीक है। कहीं अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछ दे जो कैलाश टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन में अजंता हो, एलोरा हो, एलिफेंटा हो, तो कैसे याद रखोगे। तो देखो, एलोरा जो है ना, एलोरा, ये डिफरेंट रिलीजन्स को एल्यूर करता है, ठीक है। एल्यूर का मतलब होता है लुभाना, ठीक है। कौन कौन से रिलीजन को लुभा रहा है ये, तो जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, हिंदुइज्म को, तीनों को ये लुभाता है। अजंता जो है, अजंता ये बेसिकली बुद्धिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। अब लोग कहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में घूमने लायक है ही क्या, तो आप ये देखो कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर मार्वल है ये। एक मोनोलिथ है, कहने का मतलब सिंगल स्टोन है, ठीक है। उसी को कार्व करके ये इस तरीके से टेम्पल का शेप दिया गया है। और आप इसमें देखो किस तरीके के डिजाइन्स हैं, ठीक है, कितना समय लगा होगा। उस समय में कोई फेविक्विक नहीं आता था जो चिपका देंगे, ठीक है। तो इसी को कार्व कर करके वो उन्होंने पूरा का पूरा टेम्पल बनाया। कैलाश टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन के द्वारा बनाया गया था। और ये भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, बहुत बार सवाल आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं चोला एम्पायर की। चोला एम्पायर का पीरियड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 850 टू 1279 सी, ठीक है। और यहाँ पे ये साउथ इंडिया का एक मेजर पावर के रूप में सामने आता है। दोस्तों याद करो, जब हम लोगों ने संगम एज में चोला के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको वहाँ पे उड़ता हुआ टाइगर दिखाया था। तो चोला का उसमें सिंबल था टाइगर और कैपिटल था उरैयपुर, ठीक है। तो जब टाइगर उड़ रहा है तो इससे आप समझ लेना जो बात हो रही है संगम एज की, ठीक है। तो आप उरैयपुर, अगर क्वेश्चंस आ गए तो उरैयपुर में आप टिक लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए चोला का कैपिटल क्या था, तो तंजौर, ठीक है, याद कर लेना। यही सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। फाउंडर थे आपको विजयालय। विजयालय जो थे वो ऐसा कहा जाता था, जो वही चोला के लीनियस थे, यही कारण है इसको भी चोला अंपायर कहा जाता था। तो इसका कैपिटल आपको तंजौर था। उसके बाद में गंगाई कोंडा चोलापुरम भी सामने आया। सबसे ज्यादा तंजौर ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसी को हाईलाइट किया है, ठीक है। दो रूलर हैं, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले राजराज और दूसरा राजेंद्र। ऐसे समझना है आपको, जो राजराज ने जो चीजें शुरू की थी उसका अंत या फिर उसको मतलब क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया राजेंद्र वन ने, ठीक है। क्या मतलब है इसका, तो देखो ऐसा है, जो राजराज वन ने आपको नॉर्दर्न श्रीलंका को ये किया था, कैप्चर किया था, कनकर किया था, ठीक है। और इसको पूरी तरीके से श्रीलंका को किसने कैप्चर किया था, तो राजेंद्र वन ने। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर सवाल आ जाए तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, चोल किंगडम जो होते थे ना, कौन सा राजा कितना बड़ा है वो कैसे पता चलेगा, तो वो उतना बड़ा टेम्पल बनाएगा, ठीक है। तो जो आपको द्रविडियन स्टाइल जिसकी शुरुआत पल्लवाज ने की थी, याद रखो, ठीक है, उसको पीक पे ले गए थे चोला वाले, ठीक है। तो फिर जो जितना बड़ा राजा होगा वो उतना बड़ा टेम्पल बनाएगा, ठीक है। तो राज वन ने बनाया था बृहदरेश्वर टेम्पल एट तंजौर। कैपिटल कहाँ पे है, तो तंजौर में कैपिटल है, ठीक है। और बृहदरेश्वर मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनाया था। इसके अलावा नेवी को इन्होंने सुपर पावर बना दिया। पहले तो शुरुआत इन्होंने किया, उसके बाद राजेंद्र वन ने इसको और नेक्स्ट लेवल ये लेकर गया, ठीक है। इसके बाद राज वन का टाइटल है आपको जैन कोंडा, ठीक है। उसके बाद मुमिडी चोला,
ठीक है। अब आ जाते हैं राजेंद्र वन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका पीरियड था 1012 से लेके 1044 एडी तक। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह कब्जे में कर लिया था, पहला चीज ये। इसके अलावा नॉर्थ में जो गंगा रूलर है ना, गंगा रूलर तो नहीं कहेंगे ये, उन्होंने गैंजेस का जो वैली होता है ना, वहां तक इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया था और वहां जाके इन्होंने महिपाल को हराया था। ठीक है, और उसके बाद महिपाल को हराने के बाद इनको टाइटल मिलता है गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, इसके अलावा गंगाई कोंडम और काडाराम कोंडम, ये सारे के सारे टाइटल राजेंद्र चोला को मिले थे। ठीक है, देखो दोस्तों, चोला एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल बहुत ही ज़्यादा आता है और एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो यहाँ पे विलेज ऑटोनॉमी सबसे अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको उतिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने पड़ेंगे, पहली बात ये। दूसरा, चोला एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होता है, ठीक है, उसको समझने के लिए हम लोगों ने संगम लिटरेचर में, जो संगम एज में अच्छे से पढ़ लिया है, सेम चीज है। तो दोस्तों यहाँ पे विलेज ऑटोनॉमी अच्छी खासी देखने को मिलती थी और यहाँ पे जो इलेक्शंस होते थे ना, उसको कहते थे कुडा वोलाई सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो लॉटरी बनाया जाता था, जो पाम लीव्स होते थे उनको एक पॉट में डाला जाता था, ठीक है, एज अ लॉटरी टिकट। इसके अलावा मिलिट्री की बात करें तो सबसे पावरफुल नेवी इन्हीं की थी और इन्होंने बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। यही कारण है इसे चोला लेक भी कहते हैं, पूछते हैं ये। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लवास के टाइम में उभरा था, यानी कि द्रविडियन स्टाइल, इसको ये लोग पीक पे ले गए थे। और आपको आपको जो द्रविडियन स्टाइल है, इसमें विमान देखने को मिलता है, गोपुरम देखने को मिलेगा और गर्भगृह देखने को मिलेगा। देखो, टेम्पल आर्किटेक्चर को हमें अलग से पढ़ना है, लेकिन बेसिक वाले मैंने चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं ताकि आपका रेलेवेंसी बना रहे। ठीक है, और सबसे आइकॉनिक है नटराज फिगर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डांसिंग शिवा, और इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका लिटरेचर की बात करें तो इनके पीरियड में तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज आया था। काम्बान की रामायण इसी समय में लिखी गई थी। दोस्तों, रामायण बहुत लोगों ने लिखा है, ठीक है, तो साउथ का जो रामायण है, काम्बान रामायण, इसी के समय में लिखी गई थी। और उसके बाद सेक्युलर्स, पेरी या पुरनम, इसी समय में लिखा गया था। ठीक है, काम्बान रामायण जरूर याद रख लेना। चलिए, अब ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स क्या हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बताया, पहली बार राजा राजा वन ने बनाया था बृहदरेश्वर टेम्पल। उसका बाद गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल राजेंद्र वन ने बनाया था। ठीक है, और एरावतर ऐरावतेश्वर टेम्पल राजा राजा सेकंड ने बनाया था। इन तीनों टेम्पल्स के बारे में आपको इसलिए याद रखना है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, शुरुआत में पहले तंजौर वाला ही साइट था, 1987 में इसको काउंट किया था इन लोगों ने, यूनेस्को वालों ने। बाद में इसका एक्सपेंशन होता है, 2004 में 3 टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। इन तीनों के बारे में इसलिए आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये आपको खासकर एसएससी एग्जाम का फेवरेट है, सीडीएस एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नटराज भगवान की। देखो, नटराज चोला डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्रिएशन है। इसमें आपको नटराज के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहली बात, अभय मुद्रा जो भगवान शिव का है, या नटराज जो यहाँ है वो भगवान शिव हैं, वो प्रोटेक्शन को दर्शाता है, मतलब अभय मुद्रा प्रोटेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे इनके एक हाथ में अग्नि है, एक हाथ में डमरू है। अग्नि डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, डमरू क्रिएशन को दिखाता है। एक सर्कल ऑफ फ्लेम है जो कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को सिंबलाइज करता है। इनका एक पैर हवा में है जो कि लिबरेशन को दर्शाता है, और ये इनके नीचे में स्पर्श मारा है अंडरफुट, जो कि इग्नोरेंस को दर्शाता है। ठीक है, बना हुआ किस किस टेक्निक से है? तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? तो देखो, सांचा अगर आपको पता हो तो, सांचा नहीं पता तो फ्रेम पता होगा। ठीक है, एक फ्रेम होता है, इसमें वैक्स वैक्स का फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, और वैक्स से आपको शेप देते हैं, क्योंकि वैक्स आसानी से शेप में ढल जाता है। और उसके बाद इसके अंदर आपको मेटल कास्ट करके डालते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज को कास्ट करके डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद वैक्स को पिघला देते हैं, और इस तरीके से ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से चला आता है सामने। वैक्स को पिघलाने के कारण इसको लॉस्ट वैक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो चोल साम्राज्य की मूर्ति है, नटराज मूर्ति है, इसको ब्रिटिशर्स अपने पास ले गए थे। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, उसके बाद इसको हम लोग लेके आए फिर से हिंदुस्तान में। दोस्तों, साउथ इंडिया में हम लोगों ने देखा था जो ब्रॉन्ज एज बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये
चोला डायनेस्टी के समय में 10th to 11th सेंचुरी में ये आपको ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज एज का गोल्डन एज माना जाता है। ब्रॉन्ज एज तो नहीं कहेंगे, आर्किटेक्चर का, ब्रॉन्ज स्कल्पचर का, ये सारी चीजें का, ठीक है, गोल्डन एज माना जाता था। इस समय में बहुत सारी चीजें ब्रॉन्ज की बनाई गई थी चोल पीरियड के समय में। दोस्तों इसी पीरियड में कुछ और डायनेस्टी सामने आई थी। एक तो है आपका वेस्टर्न लेटर चालुक्यास, ठीक है, इनका कैपिटल था कल्याणी, कर्नाटका, ठीक है, और इसके फाउंडर थे आपको तैलाप सेकंड। काकातियास डायनेस्टीज, ये आपको आंध्र प्रदेश के वारंगल एरिया में रूल करते थे, वारंगल इनका कैपिटल था। और प्रोला राजा सेकंड जो थे इसके फाउंडर थे। यादवाज ऑफ देवगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवगिरी महाराष्ट्र, यादवाज ऑफ देवगिरी महाराष्ट्र, ठीक है। और ये भीलम फिफ्थ जो थे वो इसके फाउंडर थे। इसके अलावा होयसलास, ये कौन थे? तो इसका कैपिटल था आपका द्वार समुद्र, कर्नाटका में, और विष्णुवर्धन इसके फाउंडर थे। दोस्तों होयसलास के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ भी आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगे। कौन सा? तो होयसलावर टेम्पल एट द्वार समुद्र, ठीक है, मॉडर्न हेलीविड। और ये अपने आप का एक ग्रेटेस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। होयसलास का जो ओरिजिन था वो आपको मलनाड रीजन में था। ये चालुक्य के ही फ्यूडिटरीज कहे जाते थे। इनका कैपिटल बेलूर था, जो अभी हेलिबिडू, द्वार समुद्र जिसको कह लीजिए, ठीक है। और इनिशियली ये लोग जैन थे, बाद में इन्होंने वैष्णविज्म का कबूल किया। किसके इन्फ्लुएंस में? तो रामानुजाचार्य, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इनको 2023 में यूनेस्को का स्टेटस मिलता है, इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? तो दोस्तों देखो, एक तो आपका टेम्पल होता है नागर स्टाइल, उसका द्रविडियन स्टाइल, और एक वेसारा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो किस तरीके का टेम्पल है। ये है आपका स्टार शेप्ड स्टेलाइट टेम्पल्स, ठीक है। अब ये जो स्टेलाइट टेम्पल्स है, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है सवाल, जो आपको स्टार शेप्ड टेम्पल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो होयसलास के टेम्पल्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल, छन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर में है, फिर होयसलावेश्वर हेलीबेडू में है, और केशव सोमनाथपुरा में है, ठीक है। इन सभी को जब हम लोग यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को स्टैटिक जीके में कवर करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। चलिए सवाल लगा लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा जो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आपका किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए इन सवालों को लेके। Who among the following ruler is famous as पृथ्वीराज चौहान? निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों याद करो, मैंने आपको बताया था जो पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो थे आपको पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इन्होंने दो फेमस लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकंड। शायद मैंने आपको ये नहीं बताया था जो इसमें हुआ क्या था। तो देखो ऐसा है ना, जो पहली बार तो मोहम्मद घोरी को इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने मार के भगा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी फुल फोर्स लेके आता है और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, ठीक है। ऐसी बातें आपको पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में लिखी गई है, महाकाव्य कह लें या काव्य कह लें, जो चंद्रवरदाई ने लिखी है। आपको मैंने बताया था जो एक घोड़े की तरह आप याद रख लेना, घोड़ा है, ठीक है, और घोड़ा तैरता है, तो इससे बैटल ऑफ तराइन आपको याद हो जाएगा। और इसके अलावा ये घोड़ा पृथ्वी पे भी चलता है, तो पृथ्वीराज आपको इससे याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये घोड़ा पहुंच जाता है चांद पे, यानी कि उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर होता है 1194 में, जहां पे मोहम्मद घोरी जो होता है वो जयचंद को हरा देता है। चलिए, अल्लाह उदल वर रिलेटेड टू, अल्लाह उदल का संबंध किस स्थान से था? दोस्तों एक और सवाल आप समझो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछेंगे, अल्लाह कहाँ पे गाया जाता है? तो बेसिकली ये बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है। अब बुंदेलखंड में कौन रूल करते थे? तो दोस्तों अल्लाह और उदल जो थे वो बेसिकली कमांडर थे, किसके? तो कोई चांडेल रूलर थे जिनका नाम था परमारदी देव, ठीक है, उसके वो रूलर थे, उसके कमांडर थे। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये लोग इन्होंने एक एपिक है, आपको बुंदेलखंड रीजन में ज़्यादा चलता है, एक तरीके का काव्य है, एक तरीके का सॉन्ग है, जिनमें इन्हीं की लड़ाइयों को, इनकी ही हीरोइक लड़ाई को वर्णन किया गया है। इसी को अल्लाह उदल कहते हैं, ठीक है। और इस फोक ट्रेडिशन में ऐसा है, जो अल्लाह जो है वो मारा जाता है, उदल बेचारा बच जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का बलैड है। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं आपको चंद्रबड़ दाई। और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के
कोर्ट पोएट थे, ठीक है। Which of the following Rajput dynasties founded the city of दिल्लिका दिल्ली इन द 18th सेंचुरी? निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की थी आपको तोमर वंश ने। ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछता है। जो मॉडर्न दिल्ली किसने बसाई थी? तो वो आपको तोमर डायनेस्टी ने बसाई थी। इसके अलावा ये आपको एमपी विदिशा एमपी से यहाँ पे, और विदिशा एमपी से ये मेहरौली मेहरौली लेकर आए आनंग पाल सिंह तोमर, ठीक है, मतलब जो तोमर वंश के थे। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? गोपाल गो, ठीक है। याद करने का तरीका गोपाल गो, गोपाल, ठीक है। जो, और इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो ओ यानी कि ओदंतपुरी। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, इसके सक्सेसर थे धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। Who among the following had built the सोमपुरा महावीर? जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्मपाल जो थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुरा महावीर की उन्होंने स्थापना की थी। सोमपुरा महावीर जो है वो बांग्लादेश में आपको एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो राइट आंसर विल बी धर्मपाल। Which ruler of Bengal founded the ancient university called विक्रमशिला? धर्मपाल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। Who among the following laid the foundation of राष्ट्रकूट empire? दोस्तों आपको याद करने के लिए मैंने बोला है, जो आपको इस तरीके से याद रखना है, जो राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, ठीक है। एक साथ लाइन में आपको याद कर लेना है, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, क्या था, गोविंद अमोघ वर्ष कृष्ण कैलाश, यही था ना। द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग वॉज? प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक थे आपको मिहिर भोज, ठीक है। इन्हीं के समय में आपको रीजन कन्नौज, बुंदेलखंड, उसके अलावा गुजरात, मालवा, राजस्थान, यहाँ तक पूरा फैला था। इन्होंने बेसिकली एक्सपेंशन किया था, और इनको टाइटल भी मिला था। क्या मिला था? तो आदि वराह। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। आदि वराह वॉज द टाइटल ऑफ विच गुर्जर प्रतिहार रूलर? आदि वराह की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो वो धारण की थी मिहिर भोज ने। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सवाल। और क्यों इन्होंने ये टाइटल धारण किया था? क्योंकि ये भगवान विष्णु के फॉलोअर थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको डायनेस्टी को कैपिटल से मैच करना है, ठीक है। अब प्रतिहार डायनेस्टी कन्नौज, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कन्नौज जो था वो प्रतिहार डायनेस्टी का था। इसके अलावा चोला का तंजौर, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर ये दो नहीं भी याद है तो काम चल जाना चाहिए। ए का होगा 4, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, चोला का तंजौर, बी का 1 यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो परमार डायनेस्टी जो है वो है आपका धर, परमार डायनेस्टी ऑफ धर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल ही था, याद करो। और उसके बाद सोलंकी की बात करें तो वो होगा आपका अहिलवाड़, ठीक है। Who among the following laid the foundation of the Chola Empire in the 9th century AD? निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव रखी? दोस्तों विजयालय ने ही नींव रखी थी इंपीरियल चोला की, जिसकी शुरुआत होती है 9th सेंचुरी एडी में, यानी कि 850 एडी के आसपास इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इन्होंने ही संगम एज के बाद चोला एम्पायर का रिवाइवल किया था। द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, दोस्तों याद करो, नागभट्ट, ठीक है। नागभट्ट जो थे उन्होंने ही गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी को फाउंड किया था। दोस्तों एक और सवाल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जो सबसे पहले अरब इन्वेजन को किसने फेस किया था? तो गुज्जर प्रतिहार जो थे ना, उन्होंने अरब इन्वेजन को फेस किया था। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, ठीक है। सिर्फ फेस ही नहीं किया था, इन्होंने हरा भी दिया था। Which were the three dynasties who were engaged in the tripartite struggle for the कन्नौज? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी 3 वंश शामिल थे? चोल, पाल, गुज्जर, राष्ट्रकूट। दोस्त चोल तो बिल्कुल नहीं थे, प्रैप थे, PRAP, ठीक है। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार।
महोदय किसका नाम है? तो दोस्तों कन्नौज को महोदय भी बुलाते हैं। ये चीज शायद मैंने आपको नहीं बताया था, अभी याद कर लो। चोला का कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ चोला वाज, चोलो की राजधानी थी तंजौर। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। छोटन से याद कर लेना, ठीक है। छोटन, CH छोला, ठीक है, टन चोला, CHOTN छोटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां भी स्पेशल फीचर चोला एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा जाएगा वो विलेज से जरूर रिलेटेड होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या है। डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम, देखो ये तो था फीचर, लेकिन स्पेशल फीचर नहीं था। ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। फुल पावर टू मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, चीप एंड प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मेथड, नहीं। जो स्पेशल फीचर था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी देना। ठीक है, उनका चुनाव होता था। द चोला एज वॉज फेमस फॉर, चोल युग किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो विलेज असेंबलीज, ठीक है, ग्राम सभाएं। कुछ नहीं सोचना है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका विलेज। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द चोला डिफीटेड द पांड्या एंड द चेरा रूलर्स एंड एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेशन ओवर द पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडाइवल टाइम्स। चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराकर प्रारंभिक मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ओके, एंड द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कंकर्ड सम ऑफ द एरियाज। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन? चोल राजाओं के शासनकाल में किस वरियम ने उद्यान प्रशासन का कार्य देखा? दोस्तों वरियम जो होते हैं ना, वो आप समझो वर्कर्स कह लो, ठीक है, वर्कर्स को वरियम कहते हैं। ठीक है, तो थोट्टा वरियम जो होता है ना, थोट्टा वरियम का मतलब होता है जो गार्डन का देख रेख करते हैं। पौन वेरियम क्या होता है? तो पौन वेरियम का मतलब होता है, पौन का मतलब होता है गोल्ड। तो बेसिकली जो फाइनेंस देखते थे ना उनको पौन वेरियम कहा जाता था। एरी, एरी वेरियम क्या होते हैं? तो जो वाटर टैंक देखते थे उनको एरीवेरियम कहते थे। दोस्तों जब मैं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके में या फिर ज्योग्राफी में, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जो किस तरीके से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक साउथ इंडिया की होती है, तमिलनाडु के रीजन में, जिसको एरी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके अलावा आपको संवत्सार वरियम ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। Bronze icons of Nataraj cast during the Chola period invariably show the deity with। चोल काल में ढाली गई नटराज की कांस्य प्रतिमाएं को प्राय कितने हाथों के साथ दर्शाती है? 4 हाथ, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा 4 हाथ थे। एक हाथ में डमरू था जो कि क्रिएशन को दर्शाता था, दूसरा आपका फायर था तो वो डिस्ट्रक्शन को दर्शाता था। ठीक है, एक आपका अभय मुद्रा था, मतलब वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटेक्शन को दर्शाता है। और एक मतलब हाथ जो है वो उनके पैर जो हवा में होते हैं उसको दिखाते हुए दर्शाता है, जो कि बेसिकली लिबरेशन को दर्शाता है। Which of the following is considered to be the world greatest iconographical creations made by the Satpatis of South India, particularly during the Chola period? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के स्थपतियों द्वारा विशेषकर चोल काल में निर्मित विश्व की महानतम प्रतिमा कला कृतियों में से एक माना जाता है? दोस्तों ये जो सतपति जो होते हैं ना, वो बेसिकली इसका हिंदी होता है स्कल्पचर्स, शिल्पकार, वास्तुकार जो कहते हैं इसको स्कल्पचर्स। ठीक है, यहाँ पे नटराज की मूर्ति का जिक्र हो रहा है, क्योंकि नटराज की मूर्ति जो होती है वो आपको चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, चोला एडमिनिस्ट्रेशन जब, चोला एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कहेंगे, चोला एम्पायर का जब स्कल्पचर में गोल्डन एज चल रहा होता है ना, उस समय में ये नटराज की मूर्ति आती है, बनती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम? दोस्तों याद करो, गंगा गंगा तक लेके कौन गए थे? तो राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र वन। दो राजा के बारे में मैंने आपको कहा, बस पढ़ लेना, राजराजा वन और राजेंद्र वन। ठीक है,
जो काम अधूरा छोड़ा था राजा राजा वन ने, राजेंद्र वन ने इसको पूरा कर लिया था। कैसे काम? तो देखो, राजा राजा वन ने आपको थोड़ा आधा ही नॉर्थ वाला पार्ट ही श्रीलंका का कैप्चर किया था, कनकर किया था। राजेंद्र वन ने पूरा कर लिया था, ठीक है, पहली बात ये। इसके अलावा इन्होंने बे ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से चोला लेक बना दिया था, मतलब कहने का मतलब पूरा नेवल पावर पूरा बिठा रखा था। इसके अलावा ये गेंजेस वैली तक ये इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था और वहां जाके महिपाल को हराया था और बन गए थे गोंगाई कोला कोंडा चोलापुरम, ठीक है। द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वाज, दोस्तों कदम्ब ऑफ बनवासी याद कर लो। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी गुप्ता पीरियड में जिक्र किया था। द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वाज, कदम्ब राजाओं की राजधानी कौन थी? तो वनवासी, ये लोग वनवासी के थे। देखो ये है आपका साउथ इंडिया, ये है आपका कर्नाटका, और यहाँ पे याद करो हम लोगों ने वका तका का जिक्र किया था, वका तका, ठीक है। और वकतका के ठीक नीचे थे कदम्बाज, कदम्बाज, इन्हीं की कैपिटल थी वनवासी, ठीक है। इसके अलावा आपको चोला का कैपिटल हो गया तंजौर, उसके अलावा फिर आपको पल्लवास का कांची, चालुक्य का बादामी, ये सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। नेम द चोला किंग हु कंकर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त प्राप्त करने वाले चोल राजा का नाम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको दो नाम याद रख लेने, एक तो राजा वन वो याद रख लेना, और राजेंद्र वन, ठीक है। तो पहले राजा वन आते हैं, इन्होंने उत्तरी भाग पे कैप्चर किया, और राजेंद्र वन जो थे वो पूरा का पूरा श्रीलंका उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। विच चोला किंग स्टार्टेड द नेवल आर्मी, किस चोल किंग ने नौसेना नौ नेवल आर्मी की स्थापना की थी? दोस्तों राजा वन ने ही इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद राजेंद्र वन जो थे वो उसको पीक पे लेके गए। कहाँ तक लेके गए? तो हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू द चोला लेक, निम्नलिखित में से कौन से चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राजेंद्र वन, कुछ नहीं सोचना है, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर? चोला, कुछ सोचना है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य अपने नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस था? तो वो था आपका चोल डायनेस्टी, चोल वंश। इन विच रीजन द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड, चोल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों ये विस्तार हुआ था कोरोमंडल कोस्ट और सम रीजन ऑफ डेक्कन तक, ठीक है। इस तरीके से इसका विस्तार हुआ था। देखो ये जो सारी की सारी टेरिटरी थी ना, वो दो नदियों के बीच में थी। कौन कौन? तो एक तुंग भद्रा और दूसरा कृष्णा। तो जो भी एक्सपेंशन था इन्हीं के बीच में था। ये तो हो गया आपका इंडिया वाला बात, ठीक है। और इसके अलावा, ये इंडिया के अलावा इन्होंने श्रीलंका को तो कैप्चर किया ही किया था, है ना। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा और मलाया, वहां तक इन्होंने अपने एम्पायर को पहुंचा दिया था। बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द बैटल ऑफ चंदवार टेक प्लेस, निम्नलिखित में से किसके बीच चंदावर युद्ध हुआ था? दोस्तों याद करो घोड़ा कहाँ कहाँ गया था, ठीक है। तो जयचंद एंड मोहम्मद घोरी, इसीलिए मैंने कहा था कहानी से याद रखो, इसे याद रहेगा चीजें, ठीक है। कुछ बना लो, कितनी भी फालतू कहानी हो, ठीक है, जितनी फालतू रहेगी आपके दिमाग में बैठी रहेगी। ये रूल होता है, जितना घटिया कहानी, जितना सड़ा हुआ कहानी, उतना आपके दिमाग पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जयचंद एंड मोहम्मद घोरी, ठीक है, कैसे याद रखा है? तो वही घोड़े वाली कहानी। जोरास्टर वॉज अ डैश प्रोफेट, ये कहाँ से आ गया सवाल, ठीक है। तो बेसिकली ये ईरानियन प्रोफेट थे, इनके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन चाहमना रूलर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध चाहमन शासक था? तो दोस्तों चौहान जो होता है ना, चाहमना उन्हीं को कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान कहाँ है भाई साहब कहानी में? अच्छा यहाँ है पहले नंबर पे, ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड जो थे वही थे आपके पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। Which dynasty ultimately gained control over कन्नौज during the tripartite struggle? Ultimately किसको मिला था ये हाथ? तो दोस्तों याद करो, अल्टीमेट कंट्रोल मिला था गुज्जर प्रतिहार को, ठीक है। Who among the following was the founder of the पाल डायनेस्टी, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल गो, ये एक सवाल रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। Which Pal ruler is credited to be credited with the founding of Vikramshila monastery? दोस्तों ये आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, धर्मपाल इज द राइट आंसर। Which राष्ट्रकूट ruler defeated the Pratihar king and captured Kannauj during the tripartite struggle?
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था ना, वो 200 ईयर्स का था। लोग एक दूसरे को हराते थे और जीत जाते थे, ठीक है। आपने देखा था जो अल्टीमेट विनर जो थे वो थे गुर्जर प्रतिहार। सवाल यहाँ क्या पूछा जा रहा है, जो कौन से राष्ट्रकूट के राजा थे जिन्होंने प्रतिहार किंग को हराया और कन्नौज को कैप्चर कर लिया था। तो दोस्तों ऐसा भी हुआ था, इन्होंने कुछ समय तक के लिए किया था, उसके बाद प्रतिहार किंग ने फिर से हरा दिया था। तो वो कौन से राष्ट्रकूट रूलर थे? तो गोविंद थर्ड, इन्होंने ही एक्सपैंड किया था, ठीक है, याद करो। डेंगदेव वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? डेंगदेव किस वंश के शासक थे? दोस्तों ये जो डेंग देव जो थे ना, वो थे चांडेलाज ऑफ जेजाक भुक्ति। ये जेजाक भुक्ति क्या होता है दोस्तों? तो जेजाक भुक्ति जो होता है वो आज का बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड, याद रख लेना, पूछते हैं। बुंदेलखंड कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो बुंदेलखंड है ना, ये आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का एरिया कवर करता है, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश। Which of the following places was not the center of learning during the early medieval period? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रारंभिक मध्यकालीन काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ओके, देखो दोस्तों, नालंदा तो बिल्कुल था, ठीक है, विक्रमशिला भी था, उसके अलावा उदंतपुर, उदंतपुरी ये भी था, ठीक है। तक्षशिला आपको उस समय में नहीं था, ठीक है। ये तक्षशिला कब था? तो ये था आपका मौर्य और कुषाण पीरियड में, ये पीक पे था, ठीक है। और कुषाण पीरियड के बाद आपको गुप्ता पीरियड आता है, फिर हून इन्वेजन होता है और तक्षशिला को तबाह कर दिया जाता है। द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट। महोदय वॉज एन ओल्ड नेम ऑफ, किसका नाम है दोस्तों महोदय? महोदय है आपको कन्नौज का नाम। आई थिंक ये सवाल रिपीट हो रहा है। Who among the following wrote the book a book on artificial scientific equipment? निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पे किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों राजा भोज ने लिखी थी, ठीक है। राजा भोज जो थे ना, ये परमार डायनेस्टी के थे। कहाँ पे रूल करते थे? तो मालवा। और ये अपने आप में सिर्फ वॉरियर नहीं थे, अपने आप में स्कॉलर भी थे। With reference to the economic history of the medieval India, the term अग्रहट refers to, अच्छा ये यूपीएससी का सवाल है दोस्तों, मुझे याद है, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द का तात्पर्य है। तो दोस्तों अर्घट जो होता है ना, वो होता है आपको भूमि सिंचाई के लिए जल चक्र, इस तरीके का होता है ये मान लो कुआं है, ये कुआं है, ठीक है। और इस तरीके का व्हील है और इसमें मटके लगे हुए हैं, घट, घटक, ठीक है। ये जो घट है वो मटका लगा हुआ है और ये रोटेट होगा, पानी निकालेगा, आपको देगा। इस तरीके से आप पानी लोगे और जाओगे, पियोगे, खेतों में सिंचाई करोगे, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैं स्ट्रेटेजी के में या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा। और इसी के साथ आपका अर्ली मेडाइवल होता है फिनिश। अब मिलते हैं मुस्लिम इन्वेजन के साथ सल्तनत पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।